Good morning. I am Sachindra Uttam, PGT Economics from Radiant Central Children Academy, Jalalpur, Ambedkar Nagar. Today I am going to start class 11th book Microeconomics. आज जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब भी हमने इसको स्टार्ट किया तो हम सभी जानते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंडिविजुअल बिहेवियर को इसमें पढ़ाया जाता है या प्रोड्यूसर के इंडिविजुअल बिहेवियर को इसमें पढ़ाया जाता है। हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें दो मेजर टर्म आते हैं, वन इज डिमांड एंड सेकेंड इज द सप्लाई। डिमांड जो टॉपिक है उस डिमांड टॉपिक में हमेशा एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया है। सभी आप लोग जानते होंगे वो रिलेशनशिप क्या है, हम लोग पीछे से भी बढ़ते चले आ रहे हैं और हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसका रिलेशनशिप कैसे होगा कि कितना प्राइस इंक्रीज होगा और उसके कारण कितना प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कितनी डिमांड डिक्रीज होगी, अगर कितना प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड कितनी इंक्रीज होगी। इट डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। ये अलग अलग गुड्स पे डिपेंड होता है। डिपेंड ऑफ ये डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, कुछ नेसेसिटी गुड्स होती हैं जिनको नेसेसरी गुड्स कहते हैं, कुछ लग्जरियस गुड्स होती हैं, कुछ सेमी लग्जरियस गुड्स होती हैं, कुछ हाईली लग्जरियस गुड्स होती हैं और कुछ नॉर्मल गुड्स होती हैं। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं। तो हर गुड्स के साथ में प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरह से वर्क करता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं मांग की लोच। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग दो मेथड आज पढ़ेंगे। पहला मेथड है जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं और दूसरा मेथड है जिसको हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। तो जब हम लोग सबसे पहले जिस मेथड को पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड है, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है और फिर कैसे इलास्टिसिटी को हम मेजर करते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ज्योमेट्रिक मेथड है, इस मेथड का सजेशन जो था वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था और ये जो सजेशंस था वो केवल क्या था, व्हेन इनिशियल चेंज इन डिमांड एंड इनिशियल चेंज इन प्राइस। प्राइस और डिमांड में जब इनिशियल चेंजेस होंगे तभी ये मेथड काम करता है। और ये मेथड क्या होता है, इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आर्क मेथड कहते हैं, ARC। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको पॉइंट मेथड कहते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक मेथड कहते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंट नेम। ये तमाम तरह के नेम से अलग अलग जाना जाता है। तो आज हम लोग इसको जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है और वाई एक्सिस को टच करती है, इसी एक जो हमारी लाइन है, इसी लाइन में जो डिफरेंट पॉइंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट शो द डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की अलग अलग इलास्टिसिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं। तो जब ज्योमेट्रिक मेथड हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है कि लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व किससे डिवाइड होगा, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो लोअर सेगमेंट को शॉर्ट फॉर्म में LS के उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको US के उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि आगे जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो केवल यूज करेंगे ED = LS डिवाइड बाई US। उसका फुल फॉर्म आप देख ही चुके। यहां पर जो इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। पहले को यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, सभी को पता है। इसको क्या बोलेंगे, ED = 1। दूसरा होता है हाईली इलास्टिक डिमांड। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ED > 1। तीसरा होता है लेस इलास्टिक।
तो लेस इलास्टिक में क्या होता है, ED इज लेस देन 1। फिर होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, ED इक्वल टू इनफाइनाइट। फिर लास्ट में होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या होगा, ED इक्वल टू 0। हमने ये शॉर्ट फॉर्म भी इसके इसीलिए लिख दिए हैं कि इसमें जब भी हम लोग यहां पढ़ेंगे तो ज्यादातर बोर्ड को ज्यादा इससे ना यूज हो, इसके लिए हम इसके सब शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ेंगे। जब मैं ED इक्वल टू 1 कहूंगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, इसी तरह सभी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। जब भी इस तरह से हम डायग्राम क्रिएट करते हैं तो डायग्राम में सभी को पता है एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस को जब एक्स एक्सिस के साथ में एक स्ट्रेट लाइन के साथ में क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये डिमांड लाइन होगी। और डिमांड जब हमने लोगों ने लाभ डिमांड पढ़ा भी था तो उसमें देखते थे कि ये लाइन क्या करती है, उसी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक तरफ जो नीचे का हिस्सा है यहां क्वांटिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं और जो वाई एक्सिस है इसमें हम प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें अगर हम एक मिड पॉइंट बना लें और एक यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस में पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट इन दोनों के बीच में ले लेते हैं और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में ले लेते हैं, तो इनके एक नेम हम लोग रख देते हैं और एक इसको नाम के साथ में इसको हम जानेंगे। तो नेम हम कैसे रख देते हैं, ABCD इस तरह से नाम रख देते हैं। तो पहले का नाम A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं, इसका C रख देते हैं, इसका D रखते हैं और इसका सबसे लास्ट में E रख देते हैं। तो ये इस पार्ट में हमने बांट दिया। अब क्या होगा, अगर मैं A पर हूं तो A से लेकर के D तक का जो पार्ट होगा ये लोअर सेगमेंट होगा और इसके ऊपर का जो पार्ट होगा ये अपर सेगमेंट होगा। किसके नीचे, अगर मैं A की बात कर रहा हूं तो A से नीचे का पार्ट क्या हुआ, लोअर, और A के ऊपर का पार्ट क्या हो गया, अपर सेगमेंट। इसी तरह बहुत ध्यान से ये बात को आप समझना, अगर मैं B पॉइंट में हूं तो B के नीचे का लोअर है और B के ऊपर का अपर सेगमेंट है। अगर मैं C पॉइंट की बात कर रहा हूं तो C के नीचे का लोअर है और C के ऊपर का अपर है। अगर मैं E पॉइंट की बात कर रहा हूं, E के नीचे का लोअर है और E के ऊपर का अगर है या नहीं है वो क्या है, अपर है। तो अपर लोअर ऐसा नहीं कि इसको हाफ डिवाइड कर दिया तो हाफ लोअर हो गया और उसका हाफ हिस्सा अपर हो गया, ऐसा नहीं है। कैसा, जिस पॉइंट की हम बात करेंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग बात करेंगे, उस पॉइंट के नीचे के हिस्से को लोअर मानेंगे और अपर के हिस्से को अपर मानेंगे। दूसरी चीज और ध्यान रखना है, अगर B के नीचे के जब मैंने लोअर माना तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट मतलब ये दो पार्ट हुए। अब B के ऊपर कितने हो गए, 2। ऐसे A के नीचे माने होते तो 1 2 3 पार्ट हुए, ऊपर 1 पार्ट हुआ। तो इस तरह के हम कॉन्सेप्ट को इसमें देखेंगे कि लोअर में कितने पार्ट होते हैं, अपर में कितने होते हैं। तो ये लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को इसमें क्लियर करता है। अब हम इसके सबसे पहले इसमें आते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि जब भी होता है यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड होती है तो उस समय हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिटरी इलास्टिक मैंने पहले ही बताया था, जब भी यूनिटरी इलास्टिक आएगा मैं क्या लूंगा, ED इक्वल टू 1। तो ED इक्वल टू 1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। तो ED इक्वल टू 1 होगा तो यूनिटरी इलास्टिक होगा। तो इसको हम इस डायग्राम के साथ में इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिड है, मिड को मैं ED इक्वल टू 1 मानूंगा और उसको मैं प्रूव कर रहा हूं कैसे ED इक्वल टू 1 है। तो ED जब भी ED इक्वल टू 1 होता है यूनिटरी इलास्टिक, तो यहां पर ज्योमेट्रिक मेथड से ED निकालने का फार्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। मैं B पॉइंट को पहले ले रहा हूं तो B के नीचे क्या हुआ, लोअर सेगमेंट, B के ऊपर क्या हुआ, अपर सेगमेंट। तो B से लेकर D तक तो क्या हो गया, BD, ये लोअर सेगमेंट हुआ। अब B से लेकर E तक ये क्या हुआ, अपर सेगमेंट हुआ।
बी से ई तक क्या हो गया, अपर सेगमेंट। अब देखते हैं बी से लेकर डी तक कितने स्टेप है, 1 और 2। तो क्या बी डी किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब बी से लेकर ए के बीच में कितने हैं, 1 और 2। यहां पर 2 है, दोनों को मैंने ऐसे काटा तो कितना आ गया, 1। तो जिसकी हम बात कर रहे थे यूनिटरी इलास्टिक ईडी इक्वल टू 1, तो यहां ईडी क्या निकला हुआ है, 1 निकला हुआ है। तो ये ईडी इक्वल टू 1 हो गया। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो कह सकते हैं एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपर कर्व ऑफ द डिमांड इज नोन एज अपर, और मिड बिलो द मिड पॉइंट इज नोन एज द लोअर कर्व। तो ये लोअर कर्व है, वो अपर कर्व है। उस तरह से इसको हमने प्रूव किया और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये तो यूनिटरी इलास्टिक निकला। सेकेंड हम इसको प्रूव करें, मान लीजिए सेकेंड क्या है, ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो ए जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो इसको देखते हैं ऐसे कैसे होता है। हम फिर से इसको लेते हैं, ईडी इक्वल टू क्या होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट इसमें कितना है, हम इस पॉइंट को लिए हैं, ये पॉइंट क्या है, ए। तो इसके नीचे लोअर सेगमेंट क्या है, ए डी। ए से लेकर के डी तक लोअर सेगमेंट है और ए से लेकर ई तक क्या है, अपर सेगमेंट है। तो लोअर कितने हुए, 1 2 3। अपर कितना हुआ, 1, क्योंकि इसके ऊपर कितना है, 1 ही है। तो इक्वल टू कितना हुआ, 3। जब इससे इसको काटा तो कितना आ गया, तो आंसर क्या हो गया, ईडी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 है। ईडी तो ईडी किससे ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। तो इसको भी हम, ये क्या हो गया, हाईली इलास्टिक या हाई इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ये हाईली इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है या हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको आप अगर डिफाइन करोगे तो क्या होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ द अबव द मिड पॉइंट बी बट बिलो द ई, बिटवीन बी इज द, बी ई का मतलब आप समझ जा रहे होंगे कि उसका वो सबका सब वो क्या हो गया, लोअर पॉइंट हो गया और वो अपर पॉइंट हो गया। मतलब इसके नीचे का सब लोअर है, इसके ऊपर का सब अपर है। और इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि इस पॉइंट में क्या होगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब इसके आगे के पॉइंट में हम लोग जाते हैं, क्या है, ईडी इज लेस देन 1। तो सी ऑलवेज रिप्रेजेंट द ईडी इज लेस देन 1। ये ईडी लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां पर हम लोग इसको फिर से प्रूव करते हैं। यहां क्या लिए, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब जब इस पॉइंट को मैंने चॉइस किया हुआ है तो ये पार्ट लोअर सेगमेंट हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कितने के बराबर हुआ, सी डी। अपर सेगमेंट किसके बराबर हुआ, सी ई। तो लोअर सेगमेंट कितने के इक्विवेलेंट है, 1। और अपर यहां से ऊपर तक अपर है तो 1 2 3, ये 3 के बराबर है। तो 0.33, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आंसर क्या हुआ, 0.33। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईडी इज लेस देन 1। तो आप इसको फिर वही कह सकते हैं कि इन दिस डायग्राम लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू सी डी एंड अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू सीई। ये सीई के बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ईडी इज लेस देन 1। फिर इसके बाद हम अगला इसमें आते हैं, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ई रिप्रेजेंट करता है। ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको भी हम लोग एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहां फिर वही फार्मूला, ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कितने के बराबर है, ई से लेकर डी तक। अपर सेगमेंट कितने के बराबर है, ई केवल, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो वो कितने के बराबर हो गया, ई से लेकर डी तक। कितने के बराबर हो गया, ई से लेकर डी तक, तो 1 2 3 4 के बराबर हो गया। और ई इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, 0 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो क्या हो गया, ईडी इक्वल टू
इनफाइनाइट। फिर यही है कि इन दिस डायग्राम लोअर सेगमेंट इज ई डी एंड अपर सेगमेंट इज ओनली पॉइंट ई। तो पॉइंट ई रिप्रेजेंट द 0 एंड ई डी रिप्रेजेंट द 4 स्टेप्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इसके लास्ट इसमें देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक को। परफेक्टली इन इलास्टिक तो वो पॉइंट कौन सा है, ये डी पॉइंट है। इसका मतलब हो गया ई डी इक्वल टू 0। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कैसे, फिर यहां चेक कर लेते हैं। ई डी इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कितना है, पॉइंट डी, बस उसके नीचे कुछ है ही नहीं। अपर सेगमेंट कितना है, डी टू ई। अब फिर डी कितने के बराबर है, 0 के, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। और डी ई कितने के बराबर है, 4 के। अब इसको काटा तो क्या आ गया, 0। इट्स मीन ई डी इक्वल टू 0। ई डी कितने के बराबर निकला है, 0 के बराबर। तो ये 4 इलास्टिसिटी हैं जिनको हम लोग किसके द्वारा निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड, आर्क मेथड या पॉइंट मेथड या फिर ग्राफिक मेथड, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं जिससे इसको निकाला जाता है। इस तरह इसको फाइंड आउट किया जाता है और इस तरह इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये तरीका है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल लेते हैं और इसमें हम ये 5 के 5 जो इलास्टिसिटी होती है उनको फाइंड आउट कर पाए। अब हम लोग, ये तो एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था ज्योमेट्रिक मेथड से। दूसरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का तरीका है जिसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पर रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के बीच में है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बीच में कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ना होकर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में होता है। यहां पर एक तरफ प्राइस को देखते हैं और दूसरी तरफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना हमने खर्च किया हुआ है, उसके बीच के रिलेशंस को देखते हैं। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को देखते हैं तो उस बेस से इसको करते हैं। तो 3 तरह की इलास्टिसिटी यहां हमें पढ़ने को मिलेंगी। पहला होगा इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यानी ईडी इज ग्रेटर देन 1। दूसरा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इट मीन ईडी इज लेस देन 1। एंड थर्ड वन इज द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू 1। ईडी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये 3 चीजें हमें देखने को मिलेंगी। इसको समझा कैसे, किया कैसे जाता है, तो वहां पर हमेशा जब भी हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं पी और क्यू, यानी प्राइस और क्वांटिटी थी। यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में पी क्यू का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन वो टोटल एक्सपेंडिचर अगर कभी कभी नहीं पता होता तो हमें क्वांटिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर एक एक के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, इसका प्राइस ले लेते हैं 5 रुपीज। फिर प्राइस डिक्रीज हो गया, कितना हुआ, 4 रुपीज। जब 5 रुपए था तो डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 100। और 4 रुपए जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर कितना हो गई, 140। इसका मतलब पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल एक्सपेंडिचर वाज 500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 560। यहां पर बहुत ध्यान से आप देखिए, प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज। प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, इंक्रीज। क्या हुआ है, इंक्रीज। तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इट्स मीन वन इंक्रीजेस सो अदर डिक्रीजेस। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या उल्टा दूसरा पहला घटेगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो इट्स मीन इनवर्स रिलेशन होना चाहिए, किसके बीच में, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको बोलते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी किससे ज्यादा होता है, 1 से। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई, डिफिनीशन क्या, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक,
डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिजल्ट इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस में फॉल होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। इन अदर हैंड व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स टोटल एक्सपेंडिचर फॉल, यानी कि एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरा तरफ घटेगा। दिस रिलेशन रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स। तो दैट सिचुएशन रिप्रेजेंट द ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी किससे ज्यादा होगा? 1 से। यही पर ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड इसी में हम लोग देखते हैं, फिर वही प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस पहले 5 था, फिर 4 हो गया। तो ये पहले प्राइस को हमने 5 लिया, फिर प्राइस कितना ले लिया? 4। अब यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। पहले क्वांटिटी ले लेते हैं, 100 था, फिर 120 हो गया। तो ये तो कितना आया? 500 आया जब दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 480 आया। अब यहां पर क्या हो रहा? प्राइस क्या हो रहा? डिक्रीज। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा? डिक्रीज। तो इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इट्स मीन प्राइस डिक्रीजेज, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो डिक्रीजेज। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज। इट्स मीन इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में किस डायरेक्शन में जाएंगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ईडी इज ग्रेटर लेस देन 1। ईडी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। यही रिलेशन है कि अगर दोनों घट रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो ईडी इज लेस देन 1 होता है। अगर निगेटिव रिलेशनशिप है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। लास्ट एलासिटी इज इक्वल टू 1, मतलब थर्ड में क्या है? वही यूनिटरी इलास्टिक। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राइस फिर क्या ले लेते हैं? 5, फिर 4। क्वांटिटी ले लेते हैं, पहले कितना क्वांटिटी था? 100 यूनिट, फिर ले लेते हैं 125। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? कितना था? पहले 500 था, अब फिर कितना हो गया? 500। इसमें अब आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस में चेंज है बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ईडी इक्वल टू 1 होता है। तो कब होता है ईडी इक्वल टू 1? व्हेन चेंज इन प्राइस बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस में चेंज हो पर टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईडी इक्वल टू 1 या यूनिटरी इलास्टिक, या फिर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो ये 3 हैं। तीनों में आप ढंग से समझ गए होंगे। एक में इनवर्स रिलेशन है तो ग्रेटर देन है, पॉजिटिव रिलेशन है तो लेस देन है, अगर चेंज इन प्राइस है बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर है तो यूनिटरी इलास्टिक है। तो ये इसमें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है और इस तरह इसमें बताया गया है। तो ये इसको अब डायग्राम हम लोग इसका देख लेते हैं। सबको पता होगा कि हम अगर इसके डायग्राम को बनाएं तो अगर इस तरह डाउनवर्ड लाइन आती है, डाउनवर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कि एक में अगर प्राइस, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये इनवर्स रिलेशनशिप को, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर दी? इस तरह की लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही? ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब एक और लाइन खींच लेते हैं, सीधी लाइन ऐसे ले आते हैं। सीधी लाइन में क्या होगा? अगर देखो इसको चेक करके देख लेते हैं, ये सीधी लाइन है बिल्कुल। अब ये चेंज करते रहो आप, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में नहीं हो रहा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही? किसको रिप्रेजेंट कर रही? यूनिटरी इलास्टिक को। इसी तरह अगर इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग ले आएंगे तो यहां पर आप बना के देख लो
क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ रहा, दोनों में चेंज हो रहा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसका डायग्राम इसी तरह से बनता है। ये डायग्राम, ये जो पार्ट है ED इज ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करता है, ED इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करता है, ED इज लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल एक्सपेंडिचर का डायग्राम है। अब हम लोग इसको रिकैप करते हैं, फिर से देखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ा। ज्योमेट्रिक मेथड की फार्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। उसमें 5 टाइप्स इलास्टिसिटी पढ़ी, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशनशिप था। उसमें 3 टाइप होते हैं, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो ये इस चैप्टर का पार्ट था। ओके, थैंक यू। रुक जाना इसको। अब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक उसके डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनाकर टोटल एक्सपेंडिचर को जानने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग एक एक डायग्राम के साथ में आएंगे। अगर कोई ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाए हमें, डायग्राम कैसा हो वो, कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आ रही, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आप सबको पता है, पहले से ही पता है कि वो क्या होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जब भी होती है तो ये इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही। मैंने ये जो लिया हुआ है, इसमें एक्स एक्सिस में टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वाई एक्सिस में मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्राइस को। तो यहां पर अगर देखें इसको, मैं डायग्राम अगर इसका बनाऊं, ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है। और फिर इसको डायग्राम बना के मैं चेक कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, Q1 और ये क्या हो गया, P1। तो यहां पर क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुई है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा, इंक्रीज हो जा रहा। तो इसमें इनवर्स रिलेशंस को है ये डिमांड लाइन। इस डिमांड लाइन के साथ में अगर हम देखते हैं कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा। ऐसे ही अगर हम ऊपर की एक लाइन खींचें और क्या करें, यहां पर P2 कर दें, तो प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिक्रीज। पहली सिचुएशन में क्या हुआ था, प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था। दूसरी में प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, तो पहला तो डायग्राम इस तरह का बनेगा। दूसरा जो डायग्राम है जिसमें है ED इज लेस देन 1, अगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, यहाँ O हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं, ये एक्स एक्सिस हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रही, वाई एक्सिस हमेशा प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अब इसमें क्या होगा, हम इस तरह की लाइन बनेगी। इस तरह की लाइन क्यों बनेगी, देखते हैं। ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अब इसमें रूल क्या है कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी पॉजिटिव रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो यहां पर मैंने जब बनाया कि प्राइस इंक्रीज किया, देखो प्राइस ये क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा, इंक्रीज हो जा रहा। तो इस डिमांड लाइन, इस तरह की अगर डिमांड लाइन बन रही तो ये क्या कर रही, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस। थर्ड वन जो इसका डायग्राम, हम इसको ले लें तीसरे नंबर में। तो थर्ड जब हम लोग ले रहे हैं तो यहां पर फिर से देख लेते हैं। थर्ड में क्या देखेंगे कि मुझे रिप्रेजेंट करना क्या था कि चेंज इन प्राइस, ये प्राइस लाइन में चेंज होना चाहिए, बट नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो उसके लिए एक सीधा सा है कि हम कौन सी लाइन खींचें, इस तरह की। ये डिमांड लाइन हो गई। इसमें क्या हो रहा, देखो प्राइस में चेंज आ रहा,
लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आ रहा है। ये क्यू था तो बस क्यू बना हुआ है, प्राइस पी हुआ, P1 हो गया, P2 हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं आए। तो अब ये जो फाइनल इसका कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने जो जो पढ़ा हुआ है, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको आर्क मेथड कहा जाता था, पॉइंट मेथड कहा जाता था, ग्राफिक मेथड कहा जाता था। इसका फार्मूला क्या था? फार्मूला इसका हुआ करता था ED इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, मतलब लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व LS डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व ES, इससे डिवाइड किया था। तो यहां पर जो ED इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 आया, ED इज ग्रेटर देन 1 आया, ED इज लेस देन 1 आया, ED इक्वल टू इनफाइनाइट आया, ED इक्वल टू 0 आया। ये सारी चीजें एक ही डायग्राम की एक डिमांड लाइन में रिप्रेजेंट थी, बस पॉइंट अलग अलग थे। जो मिड का पॉइंट था वो इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो एक्स एक्सिस में था वो ED इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो y एक्सिस में था वो इनफाइनाइट को कर रहा था, जो मिड और y के बीच का था वो ग्रेटर देन 1 था, मिड और x के बीच का था वो लेस देन था। तो ये चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी। इस वाले को जब हम लोगों ने पढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ा। इसमें हमने दो चीज के रिलेशनशिप को पढ़ा, एक प्राइस था और दूसरा क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर। यहां पर किस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे कि जो प्राइस था वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा था, या प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था। इनवर्स रिलेशनशिप था किसके बीच में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच। तो उसको हम लोग बोलते थे ED, क्या बोलते थे? ED इज ग्रेटर देन 1। और जब क्या हो रहा था? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा था, प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा था। ऐसी सिचुएशन जब थी तो इसको बोला जाता था ED, क्या बोलेंगे इसको? ED इज लेस देन 1। फिर थर्ड होता था जब प्राइस तो चेंज हो रहा था लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो इसको ED इक्वल टू 1 बोला जाता था। इस तरह से ये पूरा हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा और ये टॉपिक इसका था। ओके, थैंक यू।